हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके शो में। आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला प्रश्न है, बुध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? बुध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ पे आपको मिलती है देखने को, किस में देखने को मिलती है बुध के पूर्व जन्म की कहानी? एक मिनट। बुध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो बुध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जातक कथाओं में। क्या कहाँ पे वर्णित है? तो जातक कथाओं में वर्णित है। जातक कथाओं में वर्णित है। जातक कथाओं में वर्णित है। बुध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथाओं में वर्णित है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट हम लोग इस पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ अगर ये पूछा जाए तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो इसका नाम क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु। कथा वस्तु। कथा वस्तु इसका पाली भाषा में नाम है कथावत्थु। कथा वस्तु हम लोग संस्कृत भाषा में बोलते हैं और इसका पाली भाषा में जो नाम है वो क्या है? कथावत्थु। ये याद रखिएगा। संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? कथा वस्तु बोलते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पाली भाषा में। किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा में लिखा गया। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। इसमें क्या दिया गया है? इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाए कि इसकी रचना किसने की, इसकी रचना किसने की, ये अगर पूछा जाए तो रचना कौन किए हैं? रचना किए हैं इसका मोगली पुत्र तिश। कौन किए हैं? मोगली पुत्र तिश। मोगली पुत्र तिश जो है ये इसके रचनाकार हैं। और इसका जो रचना हुआ है वो कब हुआ है? लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। 3 BC में। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका रचना हुआ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। अगर पूछा जाए जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? जैन धर्म का अगर प्रारंभिक इतिहास का बात है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कहाँ से हम लोग को पता चलता है? वो कहाँ से पता चलता है हम लोगों को? कल्पसूत्र। कहाँ से पता चलता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अगर पूछा जाए कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो कौन है इनके रचनाकार? इनके रचनाकार है भद्रबाहु। कौन है रचनाकार? याद रखिएगा, इनके रचनाकार हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु। इसमें क्या है? तो इसमें तीर्थंकरों पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। जो कल्पसूत्र में है ये किसके बारे में? कौन कौन तीर्थंकर? तो इसमें पार्श्वनाथ हो गया, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, इसके जीवन चरित्र का जो वर्णन है महावीर स्वामी, ये इन लोगों के जीवन चरित्र का वर्णन कितने है? कल्पसूत्र में किया गया है। जिसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है आपके भद्रबाहु। और अगर ये पूछा जाए कि इसका जो पाठ और व्याख्या करते हैं, पाठ और व्याख्या कौन करते हैं? तो जैन साधु साध्वी करते हैं। कब? पर्युषण पर्व के दौरान। किस पर्व के दौरान करते हैं इसका पाठ या व्याख्या कब करते हैं? तो पर्युषण पर्व। याद रखिएगा ये पर्व का नाम पर्युषण पर्व के दौरान। पर्युषण पर्व के दौरान जो जैन साधु और साध्वी हैं इसका पाठ करते हैं। जैन साधु और साध्वी जो है इसका पाठ करते हैं। कौन सा पर्व के दौरान? पर्युषण पर्व के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों और कृत्यों का जो है वर्णन है? किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? महावीर के जीवन कृत्य का वर्णन किसमें है? महावीर के जीवन कृत्य का वर्णन। जीवन कृत्य का वर्णन किसमें है?
ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर इसका क्या होगा? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। ये है जैन ग्रंथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है चाणक्य बोलिए, इसका चाणक्य बोलिए, या फिर चाणक्य हो गया, अन्य नाम इनका विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त है, या फिर कौटिल्य। ये तीनों इनका नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। जो अगर ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र जो है कितना अधिकरण और कितना प्रकरण में विभाजित है, कितने अधिकरण में विभाजित है ये अर्थशास्त्र, कितना अधिकरण में विभाजित है, तो अधिकरण कितना है और अधिकरण कितना है और प्रकरण 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 ये कितना है? अधिकरण और प्रकरण प्रकरण पूछा जाए तो कितना है? अधिकरण कितना है? अधिकरण है आपका 15 और प्रकरण है 180। ये ध्यान रखिएगा। ये कैसा ग्रंथ है ये भी पूछा जाता है। अर्थशास्त्र जो है ये कैसा ग्रंथ है? तो ये कैसा ग्रंथ है? एक विधि ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? विधि ग्रंथ है, विधि ग्रंथ है। इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिलता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलता है हम लोगों को, मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है इससे। और इसका पूछा जाए अनुवादक, अनुवादक इससे कौन है? तो इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। अनुवादक पूछा जाए तो कौन है? अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। कौन है? श्याम शास्त्री, ये इसके अनुवादक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है? सर्वप्रथम प्रयास ये किसके द्वारा किया गया है? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कल्हण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा ये किया गया है। अच्छा, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नाम है इस पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में ये कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है जिसका मतलब है राजाओं की नदी। क्या है? इसका है राजाओं की नदी। इसका शाब्दिक अर्थ है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में कितना सर्ग है? इसमें पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी जो कल्हण द्वारा रचित है इसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्ग इसके हैं 8। कितने हैं? 8 सर्ग हैं, 8 सर्ग, जिसको तरंगों की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? तरंगों की संज्ञा दी गई है। तरंगों की संज्ञा दी गई है इसको। 8 सर्ग हैं इसमें, तरंगों की संज्ञा इनको दी गई है। इससे हमको किसका इतिहास पता चलता है? तो इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कब से कब तक लेकर? प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक। प्रारंभ से लेकर कहाँ तक? तो 12वीं सदी तक का, 12वीं सदी तक का कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसका वर्णन है? कश्मीर के शासक का वर्णन है। किसमें? कश्मीर के शासक का वर्णन है। वर्णन है, एक मिनट, कश्मीर के शासक का वर्णन है किसमें? राजतरंगिणी में। किसमें वर्णन है? ये राजतरंगिणी में इसका वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? अरबों का जो सिंध विजय का वृत्तांत है ये हमको किसमें मिलता है? ये हम लोगों को मिलता है चचनामा में। किसमें मिलता है? चचनामा। ध्यान रखेंगे, बुक का नाम है चचनामा। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। चचनामा या फिर इसका नाम है फतेहनामा। चचनामा बोलिए या फिर फतेहनामा बोलिए, फतेहनामा। इसमें हम लोगों को अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। चचनामा या फिर फतेहनामा में ये इसका वर्णन मिलता है। ये किस भाषा में है? तो ये अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। ध्यान रखेंगे किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसके अरबी भाषा में था और फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में ये पूछा, फारसी में इसका अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अली बिन अबू बकर काफी
नाम है इसका अली बिन अबू बकर कुफी। ये इसका चचनामा या फतेहनामा, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है, जो कि अरबी भाषा में था, फारसी में अनुवाद किया था अली बिन अबू बकर कुफी। कब किया था? तो किया था ये 1226 ईस्वी में। कब किया गया था ये जो अनुवाद है? तो 1226 ईस्वी में। 1226 ईस्वी में ये अनुवाद किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, 1226 ईस्वी में अनुवाद। इसके बाद जो है अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद करने का श्रेय किनको जाता है? ये तो फारसी में किए और इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में और सिंधी में इसका अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी और सिंधी में मिर्जा कालिच बेग। कौन किया है? मिर्जा कालिच बेग। इसको अनुवाद किया गया अंग्रेजी और सिंधी में, मिर्जा कालिच बेग किया है। और कब किया गया है? तो ये किया गया है 1900 में। कब किया गया? 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में इसका अंग्रेजी और सिंधी में अनुवाद किया गया। तो चचनामा फतेहनामा समझ गया, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, जिसको संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक बोला जाता है? अष्टाध्यायी को क्या बोला जाता है? संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ध्यान रखेंगे, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके पाणिनि। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं आपके पाणिनि। क्या नाम है इनका? पाणिनि है इसके लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम। इसमें क्या हम लोगों को मिलता है? इसमें मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य के पहले का इतिहास के बारे में पता चलता है, और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये जानकारी हम लोगों को मिलता है। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये हुआ लिपि शब्द का प्रयोग, ये भी हुआ आपका अष्टाध्यायी में, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई? कात्यायन। किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिए, कात्यायन के द्वारा ये गार्गी संहिता लिखी गई है। ये मूल रूप से कैसी पुस्तक है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। कैसी है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें क्या है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख भी इसमें मिलता है। इसमें क्या मिलता है? तो भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है इसमें। यवन आक्रमण का भी उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? तो गार्गी संहिता में, जो कि कात्यायन की पुस्तक है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुरोहित थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। किसके पुरोहित थे? याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था महाभाष्य। क्या नाम था इनका? जो पुस्तक है इनका नाम क्या है? पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य नाम है। महाभाष्य जो शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य से हम लोगों का पता चलता है, शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंगों का इतिहास का जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से।
इसके लेखक कौन है? पतंजलि। और पतंजलि किसके पुरोहित है? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। सारे फैक्ट को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है हेरोडोटस को। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, इसका तो करेक्ट आंसर हो गया क्या? हेरोडोटस। इसको बोला जाता है इतिहास का पिता। इसका बुक का नाम क्या था? इसका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया, इसका पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये नाम था इसका बुक का, हिस्टोरिका। ये बुक लिखा गया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस या भारत ईरान संबंध का वर्णन किया गया है। हिस्टोरिका में क्या है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, मतलब भारत और ईरान, भारत फारस बोलिए या फिर ईरान के संबंधों का वर्णन किया गया है। इसके संबंध का वर्णन जो है किसमें किया गया? हिस्टोरिका में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संबंध का वर्णन किसमें किया गया है? तो हिस्टोरिका में। किसके द्वारा लिखा गया? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? तो ये इतिहास के पिता, इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत किसका था? तो ये राजदूत था सेलुकस निकेटर का। किसका राजदूत था ये? सेलुकस निकेटर का राजदूत था ये। सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडिका। इसके द्वारा मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया बुक है, इसका नाम क्या है? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार प्रश्न पूछा गया है। क्या नाम था? इंडिका नाम था। मेगास्थनीज द्वारा जो बुक लिखा गया इसका नाम था इंडिका। इंडिका। इससे हम लोगों को मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इंडिका में क्या लिखा है? तो मौर्य युगीन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया। समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है किसमें? इंडिका में। किसमें किया गया? इंडिका में किया गया, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा था। ये सारे इंपॉर्टेंट, ये हम लोग आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन देखें। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से अलग 10 प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।